हेलो दोस्तों, आदाब, सलाम, नमस्कार। कैसे हैं आप सब दोस्तों। तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सफलता एक्सपो पर। तो साथियों, इसके साथ ही आज हम आपके सामने एक अपनी नई क्लास को लेकर के आए हैं, जिसको हम पढ़ाने वाले हैं आपको। ठीक है, जो सीटेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या नाम है उसका? सीडीपी। ठीक है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र। ऐसा एक टॉपिक है जिसमें बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। बहुत ही मुश्किल है इसमें बच्चों को स्कोर बनाना। ठीक है, तो हम आपको आज आपको इस प्रकार से समझाने वाले हैं, इस प्रकार से पढ़ाने वाले हैं जो बिल्कुल भी आप ना भूल सकें। और हाँ, एक बात का और ध्यान रखिएगा, हम आपको जो यह सीडीपी पढ़ाने वाले हैं वह सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक टू टॉपिक पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, तो जो पहला टॉपिक होगा पहले हम वो पढ़ाएंगे, उसके बाद जो दूसरा टॉपिक होगा सिलेबस के अकॉर्डिंग फिर वो पढ़ाएंगे। ऐसे ही हम आपको पूरा यह कोर्स खत्म करवा देंगे। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं अपना पहला टॉपिक। पहला टॉपिक हमारा क्या है? देखिए, विकास की अवधारणा और सीखने के साथ इसका संबंध। किसका? विकास का। ठीक है, कि विकास की अवधारणाएं क्या हैं, विकास किसे कहते हैं, विकास कितने तरह का होता है और इनका सीखने के साथ कैसे संबंध होता है। जो बच्चे होते हैं या फिर कोई भी होता है, उनके जीवन में सीखना कितना महत्वपूर्ण है, सीखना किसे कहते हैं, सारी चीज़ें हम आपको आज क्लियर करवा देंगे। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं हम विकास की अवधारणा की, कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, किसकी बात करेंगे? कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, बहुत ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों। वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक बात बता दूं, एक पेन और कॉपी ले लीजिएगा। ठीक है, जो हम आपको पढ़ा रहे हैं उनको लिखते हुए चलेगा, क्योंकि बहुत काम की चीज़ है। आपको यह सब चीज़ें कहीं भी एक साथ ऐसे पढ़ने को नहीं मिलेगी। हमने बहुत ही मेहनत की है इसके लिए, कहीं अलग अलग जगहों से डाटा इकट्ठा किया है, उसको फिर आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों, इतनी मेहनत के लिए हम आपसे एक ही निवेदन करते हैं कि हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास में, सभी के पास, जिन जो जो भी सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं दोस्तों, जो बीएड वाले भी हैं, बीटीसी वाले हैं, कोई भी है, सबके पास में शेयर कर दीजिए। हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं वीडियो, देख लीजिए। पहले विकास की अवधारणा की बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए, विकास की प्रक्रिया एक अविरल, अविरल मतलब जो क्रमिक, एक क्रम में लगातार, सतत मतलब हमेशा, ठीक है, होती रहती है, ऐसी प्रक्रिया है। ठीक है, जो विकास है ना वह निरंतर होता रहता है हमेशा। ठीक है, मनुष्य के जीवन में जब से वह आंखें खोलता है उससे भी पहले ही, ठीक है, जब से उसका निर्माण शुरू हो जाता है तब से शुरू होती है, उसकी मृत्यु तक विकास होता रहता है। ठीक है, इसमें बालक का शारीरिक, क्रियात्मक, संज्ञानात्मक, भाषागत, संवेगात्मक एवं सामाजिक विकास होता है। ठीक है, देख लीजिए किस किस कौन कौन सा विकास होता है। उसका शारीरिक, ठीक है, उसके शरीर का भी विकास होता है। क्रियात्मक, उसकी क्रियाओं का भी विकास होता है, जो वह कार्य करता है। पहले वह जो क्रियाएं करता है, बाद में उनमें वो और भी ज़्यादा कुशलता के साथ उन क्रियाओं को कर लेता है, तो उसका विकास हो जाता है। संज्ञानात्मक, उसका ज्ञान में बढ़ोतरी होने लगती है अब। ठीक है, भाषागत, भाषागत विकास भी होता है, उसकी भाषा में बढ़ोतरी होने लगती है, भाषाओं को सीखने लगता है। पहले एक भाषा सीखता है, फिर एक से अधिक भाषा सीखने लगता है। संवेग, उसमें संवेग उत्पन्न होने लगते हैं। ठीक है दोस्तों, संवेग मतलब फीलिंग्स। सामाजिक विकास, और उसका सामाजिक विकास भी होने लगता है। किसमें है? सारी चीज़ें विकास में ही है। ठीक है, विकास बच्चे का शारीरिक, क्रियात्मक, संज्ञानात्मक, भाषागत, संवेगात्मक एवं सामाजिक तरह से होता है। ठीक है, इन सभी रूप में होता है। विकास की प्रक्रिया के अंतर्गत रुचियों, आदतों, दृष्टिकोणों, जीवन मूल्यों, स्वभाव, व्यक्तित्व और व्यवहार इत्यादि को शामिल किया गया है। जो विकास की प्रक्रियाएं होती हैं ना, उनमें किसी के शामिल किया गया है? रुचियों को शामिल किया गया है, उसकी आदतों को शामिल किया है गया है। ठीक है, कि बच्चे की रुचियाँ कैसी हैं, बच्चे की आदतें कैसी हैं। ठीक है, फिर दृष्टिकोणों की बात करेंगे तो उसके दृष्टिकोण क्या है, क्या वह सोचता है, क्या वह करना चाहता है। ठीक है, उसके जीवन मूल्य की, इसके जो जीवन है उसका मूल्य क्या है, जीवन मूल्य क्या है उसका, उसका स्वभाव कैसा है, उसका व्यक्तित्व कैसा, पर्सनालिटी कैसी है उसकी, और व्यवहार कैसा है, इन सभी को शामिल किया जाता है विकास में। ठीक है, इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो शिक्षा होती है ना, उनसे आपकी इन सभी चीज़ों में बहुत ज़्यादा बदलाव आता है। आपकी रुचियों में बदलाव आता है, आपकी आदतों में बदलाव आता है, आपका दृष्टिकोण बदल जाता है अगर आप शिक्षित हैं, आपके जीवन के मूल्य बदल जाते हैं, स्वभाव आपका बदल जाता है, और आपका व्यक्तित्व तो बहुत ज़्यादा बदल जाता है अगर आप शिक्षित हैं तो। ठीक है, ऐसे ही आपके व्यवहार में भी परिवर्तन आ जाता है। ठीक है, जैसे जैसे आप शिक्षित होते हैं आपके व्यवहार में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आता चला जाता है। इसलिए कोई कोई जो शिक्षा शास्त्री होते हैं बोलते भी हैं कि भाई जो शिक्षा होती है ना वह व्यवहार में परिवर्तन करना होती है। ठीक
ठीक है, शिक्षा के द्वारा ही मनुष्य के व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके साथ ही देखिए बाल विकास को हम क्या समझते हैं। बाल विकास की प्रक्रिया, जो बालक के विकास होता है उसकी जो प्रक्रियाएं होते हैं उसको ही बाल विकास कहते हैं। ठीक है, इस चीज़ को समझ लीजिएगा। अब देखिए, बालक के जो विकास की प्रक्रियाएं होती है ना, उसके जन्म से पूर्व गर्भ में ही शुरू हो जाती है, प्रारंभ हो जाती है। ठीक है, जब वह गर्भ धारण करती है कोई स्त्री, ठीक है, तभी उसके गर्भ में ही उस बालक के विकास की जो प्रक्रियाएं होती है वो शुरू हो जाती है। विकास की इस प्रक्रिया में वह गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था इत्यादि कई अवस्थाओं से गुजरते हुए परिपक्वता की स्थिति प्राप्त करता है। ठीक है, कैसे कैसे देखिए, जब विकास की प्रक्रिया शुरू हो जाती है तो कब से शुरू होती है? गर्भावस्था से। तो गर्भावस्था में फिर उसके बाद आती है उसकी शेषावस्था, फिर बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था, फिर आती है प्रौढ़ावस्था। ठीक है, तो ऐसी ही कई अवस्थाओं से गुजरते हुए परिपक्वता की स्थिति प्राप्त कर लेता है। परिपक्वता कौन सी? वृद्धावस्था वाली। ठीक है, जिसमें वह पूरी तरह से, एक तरह से बोलते हैं हम कि पूरा गुणी हो जाता है, पूरा परिपक्व हो जाता है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, तो ये सभी क्या है? बाल विकास की अवस्थाएं होती हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम विकास के अभिलक्षण की विकास को हम किन लक्षणों के द्वारा पहचान सकते हैं। विकास के क्या लक्षण होते हैं? ठीक है, जिसको हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, देखिए, विकास एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया होती है, हमने आपको बताया है। ठीक है, यह क्या होती है? गर्भधारण से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है, एक ऐसी प्रक्रिया होती है विकास। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। आप सवाल पूछ लेते हैं, क्वेश्चन आ जाता है आपके सामने कि विकास कैसी प्रक्रिया है। ठीक है, तो सिंपल से क्वेश्चन में 2 शब्दों में बताना है कि जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, अगर पूछे कि कब से कब तक चलती है तो बता देना है कि गर्भधारण से लेकर के मृत्यु पर्यंत या मृत्यु तक चलती है क्या? विकास। ठीक है, विकास की प्रक्रिया देखिए, विकासात्मक परिवर्तन प्राय सामान्य से विशिष्ट और सरल से कठिन की ओर एक पैटर्न का अनुसरण करते हैं। समझिएगा इसको, जैसे कोई बच्चा है, वह भाषाई विकास को बढ़ा रहा है, तो पहले क्या होगा? वह छोटे छोटे सरल रूप से छोटे छोटे खंडों में भाषा को सीखेगा, अक्षरों को सीखेगा। ठीक है, जब वह अक्षरों को सीख लेगा तो फिर वह बहुत ही बड़े बड़े वाक्यों को, बहुत ही बड़े बड़े पद्यांशों, गद्यांशों को, ठीक है, बहुत बड़े समूहों को भी आसानी से सीख जाता है। तो वह सरल से कठिन की ओर एक पैटर्न का अनुसरण करता है कि पहले बहुत आसान, फिर उससे अधिक मुश्किल, फिर उससे अधिक मुश्किल, फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल। इस तरह का एक पैटर्न वह उसका अनुसरण करता है विकासात्मक परिवर्तन में। ठीक है, विकास की प्रक्रिया सतत के साथ साथ विच्छिन्न भी है, मतलब सतत निरंतर चलते रहने के साथ साथ थोड़ी अलग भी है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। 2 प्रकार से हो सकती है विकास की जो प्रक्रिया होती है, 2 प्रकार से हो सकती है। कैसे कैसे? कुछ परिवर्तन तो तेजी से होते हैं। क्या कहा है कि जो विकास में जो परिवर्तन होते हैं ना, वो कुछ तो ऐसे होते हैं जो तेजी से होते हैं, बहुत ज़्यादा तेजी से होता है, जिनको बहुत आसानी से देखा जा सकता है। ठीक है, आंखों से भी उनको देखा जा सकता है। जैसे दांत निकलना, जब छोटे बच्चों के दांत निकलते हैं तो हमको बहुत आसानी से देख सकते हैं कि भाई आज इसका दांत निकलने वाला है, धीरे धीरे इसको बहुत ही वाइट सा चमक रहा है, सफ़ेद दांत निकलने वाला है। 2 दिन बाद वह बहुत ज़्यादा दिखने लगता है, 4 दिन बाद वो थोड़ा बड़ा हो जाता है, 10-20 दिन बाद वह पूरा दिखने लगता है। ठीक है, तो क्या हुआ? एक स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाला परिवर्तन हुआ। लेकिन कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं जो दिन प्रतिदिन की क्रियाओं से बिल्कुल भी नहीं देखे जा सकते हैं, क्योंकि वे बहुत ज़्यादा प्रखर नहीं होते हैं, आंखों से दिखाई देने वाले नहीं होते हैं। जैसे क्या? जैसे आपका व्याकरण को समझना। ठीक है, जब व्याकरण को बच्चे को समझने की जो शक्ति होती है बहुत ही लंबे समय के बाद आती है। ठीक है, पहले बच्चा अक्षरों का ज्ञान लेगा, उनको पहचानेगा, उनको लिखना सीखेगा, बोलना सीखेगा, फिर अक्षरों को जोड़ करके शब्द बनाएगा, फिर शब्दों से वाक्य बनाएगा। ठीक है, फिर व्याकरण के पहलुओं को सीखेगा कि हाँ, व्याकरण कैसे इस्तेमाल करनी है, भाषा में बोलने समय कैसे इस्तेमाल करनी है, लिखते समय व्याकरण को कैसे इस्तेमाल करनी है। तो एक ऐसी प्रक्रिया है जो बहुत अधिक लंबा समय ले लेती है। ठीक है, तो बहुत बड़े समय के बाद दिखाई देती है, जो दिन प्रतिदिन की क्रियाओं के द्वारा हम उनको नहीं समझ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इनको कई वर्ष लग जाते हैं व्याकरण को समझने में बच्चे को। तो यह एक बहुत ही लंबी प्रक्रिया होती है। ठीक है, तो 2 तरह से हो सकती है, एक तो बहुत तेजी से हो सकता है विकास में परिवर्तन, ठीक है, और एक बहुत धीमी गति से होता है। ठीक है दोस्तों, इसलिए विकास को बहुआयामी कहा गया है। ठीक है, विकास जो होता है बहुआयामी होता है, मतलब विकास के बहुत सारे आयाम होते हैं जो हमने आपको शुरू में बताए थे। शारीरिक विकास, मानसिक विकास, बौद्धिक विकास, भाषायिक विकास, सामाजिक विकास। ठीक है, ये सारे क्या है? बहुत सारे आयाम हैं विकास के। अब देखिए, वृद्धि एवं विकास सदैव एक समान नहीं होते हैं। उन्होंने 2 चीजें बताई, वृद्धि और विकास। उनके बारे में क्या बताया कि दोनों एक समान नहीं होते हैं, दोनों में अंतर होता है। विकास क्या होता है? विकास जो होता है वह गर्भ से लेकर के मृत्यु तक चलता रहता है। लेकिन वृद्धि क्या होती है? वृद्धि ऐसी चीज होती है जो एक निश्चित समय के दौरान ही होती है, फिर उस समय के बाद वह स्थिर हो जाती है, रुक जाती है, उसको हम वृद्धि कहते हैं। इसके बारे में मैं आपको बहुत
अच्छे से समझाएंगे। ठीक है, सबसे पहले तो हमने आपको विकास के बीच लक्षण बता दिए हैं कि विकास के लक्षण क्या होते हैं। विकास दो तरह से होता है। ठीक है, एक तो क्या तेज गति से होता है और एक धीमी गति से होता है। ठीक है, इसलिए इसको बहुआयामी बोलते हैं। विकास बहुआयामी होता है, बहुत सारे आयाम होते हैं विकास के। किसी आयाम में तो विकास बहुत तेजी से होता है, किसी आयाम में विकास धीमी गति से होता है, बहुत ज़्यादा धीमी गति से होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये थे विकास के अभिलक्षण। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं वृद्धि और विकास में अंतर की, कि वृद्धि और विकास में अंतर क्या होता है। बहुत ही आसान है, बहुत ही मज़ेदार है दोस्तों, आराम से समझिएगा वृद्धि और विकास में अंतर क्या है। ठीक है, देखिए नंबर 1, वृद्धि शब्द का प्रयोग परिमाणात्मक परिवर्तनों जैसे बच्चे के आकार, लंबाई, ऊंचाई आदि के लिए होता है। ठीक है, जो वृद्धि शब्द का इस्तेमाल होता है ना, वो बच्चे के परिमाणात्मक विकास के लिए होता है, परिमाणात्मक परिवर्तनों के लिए होता है। परिमाणात्मक किसे कहते हैं? जिनको हम माप सकते हैं, जैसे बच्चे का आकार, ऊंचाई, लंबाई आदि। ठीक है, इनको हम आसानी से नाप सकते हैं, माप सकते हैं दोस्तों, इसलिए वृद्धि शब्द का प्रयोग इनके लिए किया जाता है। ठीक है, कि बच्चे की वृद्धि हो रही है। ठीक है, अब देख लीजिए ऐसे विकास, विकास शब्द का प्रयोग परिमाणात्मक परिवर्तनों के साथ साथ व्यवहारिक कार्यक्षमता और व्यवहार में सुधार आदि के लिए होता है। ठीक है, विकास शब्द का इस्तेमाल किस में होता है? परिमाणात्मक परिवर्तनों के साथ साथ में व्यवहारिक कार्यक्षमता और व्यवहार में सुधार आदि के लिए होता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब देख लीजिए नंबर 2, वृद्धि में देखिए, वृद्धि विकास की प्रक्रिया का एक चरण होता है। जो विकास की जो प्रक्रिया होती है ना, उसका केवल एक चरण होता है, वृद्धि एक भाग होता है बस। ठीक है, इसका क्षेत्र सीमित होता है। हमने आपको पहले भी बताया था कि वृद्धि का क्षेत्र सीमित होता है, एक निश्चित समय में आकर के वृद्धि रुक जाती है, लेकिन विकास निरंतर होता रहता है। ठीक है, देखिए विकास अपने आप में एक विस्तृत अर्थ रखता है, वृद्धि इसका एक भाग होता है बस। ठीक है, यहाँ पे क्या कहा है? विकास जो वृद्धि है वो विकास की प्रक्रिया का केवल एक चरण होता है, लेकिन यहाँ क्या कहा है कि विकास अपने आप में एक विस्तृत अर्थ रखता है। ठीक है, वृद्धि तो एक भाग हुआ किसका? विकास का। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब देख लीजिए नंबर 3, वृद्धि की क्रिया आजीवन नहीं चलती। जो वृद्धि की क्रिया होती है ना दोस्तों, वह आजीवन नहीं चलती है। ठीक है, बालक के परिपक्व होने के साथ ही यह रुक जाती है। जब बालक एक ऐसी अवस्था में पहुंच जाता है, जब वह परिपक्व हो जाता है, ठीक है, तो तब क्या होता है? वृद्धि रुक जाती है। अब ऐसा तो नहीं है कि बच्चे की लंबाई बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, नहीं, एक निश्चित समय आने पर वह रुक जाएगी। उसके बाद वह चाहे कितने भी वर्ष हो जाए, उसको कितना भी उसकी उम्र हो जाए, कितनी भी एज हो जाए, लेकिन उसका फिर वृद्धि नहीं होगी, वह उसकी लंबाई नहीं बढ़ेगी, वह रुक जाएगी। तो ये वृद्धि के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है, और विकास एक सतत प्रक्रिया है, मतलब निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। बालक के परिपक्व होने के बाद भी यह चलती रहती है। जब बालक परिपक्व हो जाता है ना, बड़ा हो जाता है, जवान हो जाता है, वयस्क हो जाता है, उसके बाद भी विकास की प्रक्रिया चलती रहती है, निरंतर चलती रहती है। ठीक है, बालक की शारीरिक वृद्धि हो रही है, इसका अर्थ यह नहीं होता कि उसमें विकास भी हो रहा है। ठीक है, वृद्धि की एक और खासियत देख लीजिए कि अगर बालक की शारीरिक वृद्धि हो रही है, इसका अर्थ यह नहीं होता कि उसका विकास भी हो रहा है। ठीक है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो शरीर में तो बड़े हो जाते हैं, लेकिन मानसिक दृष्टि से बच्चे ही होते हैं, जैसे वो उनको बोल देते हैं कि तो मानसिक रूप से कमजोर बच्चे हैं। ठीक है, तो उनकी वृद्धि तो खूब होती है, शरीर तो हष्ट पुष्ट होता है, अच्छा मजबूत होता है, ताकतवर भी होता है, लेकिन उसका जो मानसिक विकास है ना, वह नहीं हो पाता है। तो जरूरी नहीं है कि अगर बच्चे की वृद्धि हो रही है तो उसका अर्थ यह नहीं होता कि उसका विकास भी हो रहा है। ठीक है दोस्तों, अब देख लीजिए नंबर 4 देख लीजिए, बालक में विकास के लिए वृद्धि आवश्यक नहीं होती। अच्छा, क्या कहा है इसमें कि बालक में ना विकास के लिए वृद्धि की आवश्यकता नहीं होती। क्यों? क्योंकि देखिए कभी कभी क्या होता है कि बच्चे की वृद्धि तो नहीं होती है, बहुत ही कम उम्र का बच्चा होता है, लेकिन उसकी बौद्धिक विकास इतना अधिक हो जाता है कि वह बड़ों बड़ों को भी आश्चर्यचकित कर देता है, हैरान कर देता है। जैसे छोटे छोटे बच्चों में बहुत अधिक तेज दिमाग हो जाना, ठीक है, बुद्धि बहुत अधिक तेज हो जाना, ठीक है, ये इसके ही लक्षण होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये वृद्धि और विकास में अंतर होता है। इसके बाद दोस्तों विकास के बाद अब बात करते हैं मानव विकास की अवस्थाओं की, कि मानव विकास की अवस्थाएं किसे कहते हैं, कौन कौन सी होती है। ठीक है, देखिए मानव विकास एक सतत प्रक्रिया है। ठीक है, मतलब हमने आपको पीछे बताया कि मानव विकास जो है ना, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। शारीरिक विकास तो एक सीमा अथवा परिपक्वता, मतलब एक निश्चित समय में जब वह परिपक्व हो जाता है, वयस्क हो जाता है, जवान हो जाता है आदमी, उसके बाद उसके जो शारीरिक विकास है वह रुक जाता है। ठीक है, लेकिन जो मनोशारीरिक क्रियाओं में जो विकास होता रहता है वह निरंतर होता रहता है। मनोशारीरिक कैसे? जैसे इसके मानसिक विकास हो गया, बौद्धिक विकास हो गया, व्यवहारिक विकास हो गया, भाषाई विकास हो गया, ठीक है, उनमें ना उसका विकास निरंतर होता रहता है। ठीक है, मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु तक सीखता ही रहता है। जब तक वह सीखता रहता है
तब तक उसका विकास होता रहता है। इतनी सी बात है दोस्तों, ठीक है। देख लीजिए, विभिन्न आयु स्तरों को मानव विकास की अवस्थाएं कहते हैं। मतलब जो विभिन्न आयु स्तर रखे गए हैं, स्तर बनाए गए हैं आयु के मनुष्य की, उनको उसकी अवस्थाएं बोल देते हैं। ठीक है, ये मनुष्य की अवस्थाएं हैं। जो भारतीय विद्वान हैं उन्होंने मानव की जो अवस्थाएं हैं ना उनको 7 बताया है। ठीक है, वो देख लीजिए कौन कौन सी। नंबर 1 है हमारी गर्भावस्था। गर्भावस्था, जब गर्भ धारण कर लेती है स्त्री और जो बालक होता है उसकी जो अवस्था होती है पेट के अंदर, गर्भ के अंदर, उसकी अवस्था को ही गर्भावस्था कहते हैं। यह अवस्था कब से कब तक होती है? गर्भाधान से लेकर के जन्म तक होती है। ठीक है, जब से गर्भाधान करती है स्त्री, गर्भाधान को प्राप्त कर लेती है और जब तक बच्चे का जन्म होता है तब तक उसकी गर्भावस्था रहती है। ठीक है, उसके बाद नंबर 2 पर आती है हमारी शेषवावस्था। शेषवावस्था किसे कहते हैं? जब बच्चे का जन्म हो जाता है तब से लेकर के 5 वर्ष तक हमारी शेषावस्था रहता है। बच्चा शिशु रहता है तब तक। शिशु शिशु क्यों रहता है? क्योंकि वह दूसरों पर निर्भर रहता है, अपने खाने पीने के लिए दूसरों पर निर्भर रहता है। ठीक है, चलिए नंबर 3 देख लीजिए। नंबर 3 होती है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था कब से कब तक होती है? यह 6 वर्ष से 12 वर्ष तक की होती है। ठीक है, 6 वर्ष से 12 वर्ष तक जो बच्चा होता है बालक होता है, बाल्यावस्था होती है उसकी। ठीक है, तो देख लीजिए नंबर 4। नंबर 4 आती है किशोरावस्था। ठीक है, 12 से 18 वर्ष तक किशोरावस्था रहती है। ठीक है, जो 12 से 18 वर्ष की आयु के जितने भी बच्चे हैं, लड़के लड़कियां हैं, वे सब क्या होते हैं? किशोर कहलाते हैं। ठीक है, नंबर 5 देखिए। नंबर 5 पे आती है हमारी युवावस्था। युवावस्था जिसमें हम बोलते हैं कि बच्चा जवान है। ठीक है, लड़का लड़की जो जवान होते हैं उनको युवा बोलते हैं, युवावस्था। वह अवस्था कब से कब तक होती है? 18 से 25 वर्ष तक। 18 से 25 वर्ष तक मतलब दोस्तों हम युवावस्था पार कर चुके हैं। ठीक है, हम युवावस्था पार कर चुके हैं। अभी तो हमारी शादी भी नहीं, हम युवावस्था पार कर चुके हैं, मतलब हम जवानी की उम्र पार कर चुके हैं भाई अपनी। अब हम 25 प्लस हो गए हैं ना, तो हम युवावस्था पार कर चुके हैं। अब हम प्रौढ़ावस्था में आ चुके हैं भाई। कमाल की बात है यार, अब हम प्रौढ़ावस्था में आ चुके हैं। ठीक है, अब हम युवा नहीं रहे। बताओ यार क्या अजीब बात है। ठीक है, चलिए छोड़िए इस बात को। युवावस्था कौन सी होती है? 18 से 25 वर्ष तक की युवावस्था होती है। ठीक है, उसके बाद आती है नंबर 6 प्रौढ़ावस्था। प्रौढ़, जिसमें व्यक्ति प्रौढ़ हो जाता है, सोचने समझने के लायक, बिल्कुल पारिवारिक गृहस्थ जीवन जीने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाता है, इसको प्रौढ़ावस्था बोलते हैं। 25 वर्ष से लेकर के 55 वर्ष तक की प्रौढ़ावस्था कहलाती है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब जो अंतिम है हमारी नंबर 7 वो है वृद्धावस्था। वृद्धावस्था किसे कहते हैं? जिसमें व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है, बाल सफ़ेद हो जाते हैं, चेहरे पर झुर्रियाँ आ जाते हैं, शरीर कमज़ोर हो जाता है। वह अवस्था कौन सी होती है? 55 वर्ष से लेकर मृत्यु तक वृद्धावस्था रहती है। तो यह वह 7 अवस्थाएं हैं जो भारतीय विद्वानों ने बताई हैं। ठीक है, कि मनुष्य की 7 अवस्थाएं होती हैं। ठीक है दोस्तों, जिनको आयु के आधार पर बांटा जाता है, वर्गीकृत कर दिया जाता है, विभाजित कर दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक समझ में आया? देखिए, इनका बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए, बहुत अच्छी चीज़ है, ऐसा कुछ नहीं है, आपके जीवन से जुड़ी हुई सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो बस थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, वरना आधे से ज़्यादा चीज़ें तो आप लोगों को पता ही है। अच्छा दोस्तों, इसमें एक चीज़ पर और गौर करिएगा कि वर्तमान समय में ना अधिकतर विद्वान मानव विकास का अध्ययन कितने अवस्थाओं में करते हैं? 4 अवस्थाओं में करते हैं। ठीक है, अभी आज वर्तमान समय में मानव विकास का अध्ययन 4 अवस्थाओं में किया जाता है। वो देखिए 4 अवस्था ये रही। नंबर 1 है शैशवावस्था। शैशवावस्था कब से कब तक की मानी है? जन्म से 6 वर्ष तक। जन्म से 6 वर्ष तक की शैशवावस्था मानी जाती है, जिसमें जो बालक होता है शिशु अवस्था में रहता है। ठीक है, जिससे आपको पता भी चलता है कि जब आज किसी भी सरकारी विद्यालय में बच्चे का एडमिशन करने के लिए जाएंगे, प्रवेश कराने के लिए जाएंगे, तो क्या कहते हैं कि 6 वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिए बालक की। क्यों? क्योंकि वो फिर शिशु नहीं रहता है। ठीक है, फिर वो बाल्यावस्था में आ जाता है, तब उसको विद्यालय में प्रवेश दिया जाता है। ठीक है, तो जन्म से 6 वर्ष तक की शैशवावस्था मानी जाती है। ठीक है, नंबर 2 है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था कब से कब तक की? 6 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष तक बाल्यावस्था रहती है। ठीक है, नंबर 3 है किशोरावस्था। किशोरावस्था कब से कब तक की रहती है? 12 वर्ष से 18 वर्ष तक बालक किशोर रहता है। ठीक है, और इस अवस्था में बालक जो होता है बहुत ही समस्याओं का सामना करता है। ठीक है, तो यह अवस्था बालक के लिए सबसे गंभीर अवस्था होती है। ठीक है, इसके बाद चौथी आती है वयस्कावस्था। वयस्कावस्था कब से कब तक की होती है? 18 वर्ष से मृत्यु तक की होती है। जब कोई बालक या बालिका 18 वर्ष के हो जाते हैं तब बोलते हैं उनको कि यह वयस्क हो गए हैं, जिसके द्वारा आपको बहुत सारे अधिकार भी मिल जाते हैं। ठीक है, जैसे वोट डालने का अधिकार। वोट डालने का अधिकार कब मिलता है? जब बालक या बालिका 18 वर्ष के हो जाते हैं, मतलब वयस्क हो जाते हैं, तब उसको बोलते हैं वयस्क मताधिकार। ठीक है,
ठीक है दोस्तों, तो ये 4 अवस्थाएं हैं। अब देखिए शिक्षा की दृष्टि से प्रथम 3 अवस्थाएं, जो ये 3 अवस्थाएं हैं, ठीक है, बहुत अधिक महत्वपूर्ण मानी जाती हैं शिक्षा की दृष्टि से, ठीक है। इसलिए शिक्षा मनोविज्ञान में इन्हीं 3 अवस्थाओं में होने वाले मानव विकास का अध्ययन किया जाता है। जो शिक्षा मनोविज्ञान आपको पढ़ने को मिलता है, जो आपने बीएड में बीटीसी में पढ़ा है, उसके अंतर्गत इन्हीं 3 अवस्थाओं को पढ़ाया जाता है अधिकतर, ठीक है दोस्तों। इन्हीं तीनों अवस्थाओं का अध्ययन करवाया जाता है बच्चों को, ठीक है। अच्छा, जो आप पढ़ाई पढ़ते हैं ना, बीएड बीटीसी बीपीएड, इनमें पढ़ते हैं आप, तो इसमें आपको पढ़ाया नहीं जाता है, आपको यह सिखाया जाता है कि आपको बच्चों को कैसे पढ़ाना है, ठीक है। इसलिए अधिकतर रिक्वायर्ड यही रहती है कि जो भी स्कूल है, विद्यालय है, सरकारी है चाहे गैर सरकारी है, उनमें जो टीचर रखे जाए वह बीएड या बीटीसी पास ही रखे जाए। क्यों? क्योंकि उनको वो सभी चीज़ें सिखाई जाती हैं कि बच्चों को कैसे समझना है, कैसे उनकी परेशानियां हैं उनका निवारण करना है, उनके सामने जो समस्याएं हैं उनका निपटारा करना है, उनको कैसे आपको पढ़ाना है, ठीक है, जिससे कक्षा में बहुत अच्छे से रुचि लेकर के पढ़ाई पढ़ सके, ठीक है। तो वो सब चीज़ें आपको बीएड बीटीसी वगैरह इन सभी डिप्लोमेटिक कोर्सों में सिखाई जाती है, ठीक है दोस्तों। करते हैं दोस्तों अधिगम की, कि अधिगम होता क्या है, ठीक है। देखिए अधिगम का अर्थ होता है सीखना। क्या होता है अधिगम का अर्थ? सीखना। जब हम कुछ चीज़ सीखते हैं तो मतलब हम अधिगम कर रहे हैं, ठीक है। शिक्षा के आधार पर उसको अधिगम कहा जाता है, सीखने को ही अधिगम कहते हैं, ठीक है। अब देखिए अधिगम एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती रहती है। आप आयु के किसी भी अवस्था में हो, ठीक है, जीवन के किसी भी आयु में हो, किसी भी अवस्था में हो, किसी भी पड़ाव पर हो आप, ठीक है, आप हमेशा कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं, ठीक है। चाहे आप कितने ही एज के हो गए हैं, कितने ही बड़े हो गए हैं, वयस्क हो गए, समझदार हो गए, लेकिन आपको जीवन में हमेशा कुछ ना कुछ सीखने को मिलता रहता है, ठीक है। तो उसी को हम अधिगम कहते हैं। अच्छा, जब हम किसी चीज़ को सीखते हैं और उसको अपने व्यवहार में लाते हैं तभी उसको अधिगम माना जाता है, ठीक है दोस्तों। देख लीजिए जन्म के तुरंत बाद से ही व्यक्ति सीखना प्रारंभ कर देता है। जब बच्चे का जन्म होता है उसके बाद से वह सीखना प्रारंभ कर देता है, ठीक है। छोटी छोटी क्रियाएं होती है जिनके द्वारा वह कुछ ना कुछ सीखता रहता है, ठीक है। धीरे धीरे बच्चा उठना भी सीख जाता है, ठीक है, पेट के बल लेट कर हाथ पैर हिलाना सीख जाता है, घुटनों के बल बैठ कर चलना सीख जाता है, फिर धीरे धीरे खड़ा होकर चलना सीख जाता है, फिर बोलना सीख जाता है। तो क्या होता है, जन्म के तुरंत बाद से ही सीखने का काम शुरू कर देता है, ठीक है दोस्तों। अधिगम व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास में सहायक होता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, जो अधिगम होता है वह व्यक्तित्व के या व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में सहायक होता है। उसका हर तरह से विकास करने में कौन सहायक होता है? अधिगम सहायक होता है, ठीक है। आपको क्वेश्चन पूछ लेते हैं, क्वेश्चन बहुत आता है कि अधिगम का अर्थ क्या होता है, ठीक है। तो अधिगम का अर्थ अगर कहीं पर आपको सीखना मिल जाए तो अधिगम का अर्थ सीखना होता है, ठीक है। और अगर मिल जाए कि सीखना और सिखाना, ठीक है, तो वो भी उसका ही अर्थ होता है, किसका? अधिगम का, ठीक है दोस्तों। चलिए देखिए क्या कहा उन्होंने कि अधिगम व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास में सहायक होता है, इसके द्वारा जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता मिलती है, ठीक है। तो अधिगम वह क्रिया है जिसके द्वारा हमें अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता मिलती है, ठीक है। जब हम अधिगम करते हैं, कुछ भी सीखते हैं, तो हमारा जो लक्ष्य होता है अधिगम के द्वारा ही हम उसको प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। हमारी उसकी प्राप्ति किसके द्वारा हो सकती है? अधिगम के द्वारा हो सकती है। तो इनके अंदर से भी बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं कि अगर मनुष्य के जीवन का जो लक्ष्य होता है उसको प्राप्त करने के लिए सबसे ज़्यादा सहायक क्या होता है, तो आपको निशान लगाना है, अधिगम होता है। क्या होता है? अधिगम होता है, ठीक है। देखिए अधिगम के बाद व्यक्ति स्वयं को और दुनिया को समझने के योग्य हो जाता है, जिसको बोलते हैं कि व्यक्ति समझदार हो जाता है, ठीक है, दुनियादारी समझने लगता है। जब अधिगम के बाद व्यक्ति स्वयं को और दुनिया को समझने लगता है, खुद को भी समझने लगता है कि मुझे क्या करना है, मुझे क्या चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो सारी चीज़ें, और दुनिया को भी समझने लगता है। रटकर विषय वस्तु को याद करने को अधिगम नहीं कहा जा सकता। जब तक हम किसी चीज़ को सीख करके अपने व्यवहार में उसका प्रयोग नहीं करते हैं, उपयोग नहीं करते हैं, तब तक वह अधिगम नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो अगर आप किसी विषय वस्तु को रट रहे हैं तो उसको अधिगम नहीं कहा जा सकता है, ठीक है। तो रटना क्या है? अधिगम नहीं है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, रटना अधिगम नहीं है, ठीक है दोस्तों। देखते हैं हम अधिगम की कुछ परिभाषाएं जो शिक्षाविदों के द्वारा दी गई हैं, ठीक है। देख लीजिए, पहला है गेट्स के अनुसार। गेट्स ने क्या कहा है अधिगम के बारे में कि अनुभव द्वारा व्यवहार में रूपांतर लाना ही अधिगम है, ठीक है। अपने अनुभव के द्वारा अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना ही क्या है? अधिगम है, ठीक है। देख लीजिए अब दूसरी देख लीजिए ई ए पिल के अनुसार, जो शिक्षाविद हुए हैं ई ए पिल, उनके अनुसार देख लीजिए उन्होंने क्या कहा है कि अधिगम व्यक्ति में एक परिवर्तन है। क्या? कि अधिगम व्यक्ति में एक परिवर्तन है जो
उसके वातावरण के परिवर्तनों के अनुसरण में होता है। जो उसका वातावरण होता है ना बच्चे का, ठीक है, कोई व्यक्ति है, व्यक्ति का वातावरण होता है, जो उसमें परिवर्तन होते हैं उनके अनुसार ही अधिगम के द्वारा परिवर्तन संभव हो पाते हैं। ठीक है, तो अधिगम क्या है? व्यक्ति में परिवर्तन है, ठीक है, जो बदलाव लाता है। अब देख लीजिए नंबर 3, क्रो एंड क्रो के अनुसार उन्होंने क्या कहा है? सीखना आदतों, ज्ञान एवं अभिवृत्तियों का अर्जन है। सीखना, सीखना मतलब अधिगम। अधिगम क्या है? आदतों, ज्ञान एवं अभिवृत्तियों का अर्जन है, मतलब उनको सीखना है। इसमें कार्यों को करने के नवीन तरीके सम्मिलित हैं। ठीक है, इनके द्वारा कार्य को करने के नवीन तरीके सम्मिलित होते हैं और इसकी शुरुआत व्यक्ति द्वारा किसी भी बाधा को दूर करने अथवा नवीन परिस्थितियों में अपने समायोजन को लेकर होती है। कब होती है इसकी शुरुआत? इसकी शुरुआत व्यक्ति द्वारा किसी भी बाधा को दूर करने और नवीन परिस्थितियों को अपने समायोजन को लेकर होती है। ठीक है, किसकी शुरुआत? अधिगम की शुरुआत। यह व्यक्ति को अपने अभिप्राय अथवा लक्ष्य को पाने में समर्थ बनाती है। ठीक है, जो अधिगम होता है ना, वो व्यक्ति को अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में समर्थ बनाता है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये हो गए अधिगम की परिभाषाएं। ठीक है, इनको बहुत अच्छे से याद करिए, बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं, आपके बहुत काम आने वाली हैं। एग्जाम के अंदर आपको ये परिभाषा दे दी जाएगी और पूछ लिया जाएगा कि यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है। ठीक है, तो अगर आपने ये पढ़ रखी है तो आप एकदम से बता दो कि इनके द्वारा दी गई है। ठीक है, गेट्स की परिभाषा सबसे छोटी है, सबसे ज़्यादा पूछी जाती है। ठीक है, कि अनुभव द्वारा व्यवहार में रूपांतर लाना अधिगम है। यह परिभाषा किसने दी है अधिगम की? तो किसने दी है? गेट्स ने दी है। ठीक है, तो ये सभी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, इसके साथ ही दोस्तों बढ़ाते हैं अपनी वीडियो को आगे की तरफ। देखिए, अब बात करते हैं बालक के विकास की विभिन्न अवस्थाएं और उनका अधिगम के साथ संबंध। कि बालक की जो अवस्थाएं होती हैं, ठीक है, जितनी भी मनोविज्ञान में पढ़ाई जाती है, उन अवस्थाओं का अधिगम के साथ क्या संबंध होता है, कैसा संबंध होता है, अब हम आपको वो पढ़ाने जा रहे हैं। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, मैंने आपको पहले ही बताया था कि मनोविज्ञान में ना बालक की 3 अवस्थाओं का ही अध्ययन किया जाता है। ठीक है, कौन कौन सी? सबसे पहले शैशवावस्था, फिर बाल्यावस्था और उसके बाद किशोरावस्था। इन 3 अवस्थाओं का ही मनोविज्ञान के द्वारा अध्ययन कराया जाता है। ठीक है, तो हम सिर्फ उन्हीं अवस्थाओं का अधिगम के साथ संबंध देखेंगे कि कैसे होता है। ठीक है दोस्तों, देखिए सबसे पहले आती है नंबर 1 हमारी शैशवावस्था एवं इसके दौरान अधिगम। कि बच्चा जब शैशवावस्था में होता है तो उसका किस प्रकार से अधिगम बढ़ता जाता है, उसका संबंध कैसे अधिगम के साथ बनता जाता है शैशवावस्था में। ठीक है, शैशवावस्था में कैसे अधिगम करता है, तो देखिए नंबर 1 पॉइंट है इसमें कि जन्म से 6 वर्ष तक की अवस्था को शैशवावस्था कहा जाता है। बार बार आपको ये चीज़ें देखने को मिलेगी, क्योंकि दोस्तों इन्हीं से ही घूम फिर करके इन्हीं से ही क्वेश्चन बार बार आता है। आपको क्वेश्चन में एग्जामिनर पूछ लेगा कि शैशवावस्था की आयु काल क्या होती है। ठीक है, तो आप क्या बताओगे? जब आपने पढ़ा होगा कि जन्म से 6 वर्ष तक का शैशवावस्था कहा जाता है, तभी तो आप उसमें ऑप्शन लगाओगे। ठीक है, उसमें ऑप्शन दे देगी जन्म से 3 वर्ष, जन्म से 4 वर्ष, जन्म से 10 वर्ष, जन्म से 6 वर्ष। तो जब आपको सही पता होगा, आपने पढ़ा होगा, तो आप बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन लगा करके आएंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए इसमें बता दें जन्म से 6 वर्ष तक की अवस्था को शैशवावस्था कहा जाता है। इसमें जन्म से 3 वर्ष तक बच्चों का शारीरिक एवं मानसिक विकास तेजी से होता है। कब तक? जन्म से 3 वर्ष तक। जब बच्चा जन्म लेता है ना, उससे 3 वर्ष तक उसका जो मानसिक विकास है वो बहुत तेजी से होता है। ठीक है, जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है, वो अपने क्या अध्ययन करके सीखता है। ठीक है, अनुभव करके सीखता है। अनुभव, किसी चीज़ का अनुभव लेता है तब वह सीखता रहता है। जैसे बच्चे को कुछ नहीं पता होता है, जो छोटा बच्चा होता है, शिशु होता है, उसको कुछ नहीं पता होता है बिल्कुल भी कि वह क्या चीज़ है क्या नहीं है। जब वह उसको परख लेता है, उसका अनुभव कर लेता है, तब उसको पता चल जाता है कि हाँ यह वह चीज़ है। ठीक है, एग्जाम्पल दो, आपको एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दूंगा जिससे आप आराम से समझ जाएंगे। जैसे एक छोटा बच्चा है, मान लीजिए आपके घर में कोई छोटा बच्चा है, ठीक है, जो घुटनों के बल चलता है, उसको कुछ नहीं पता है कि क्या चीज़ खराब है, क्या चीज़ अच्छी है, क्या गलत है, क्या सही है, कुछ नहीं पता होता बच्चों को। ठीक है, तो आप उसके सामने कहीं पर उसने देखा कि एक दिया जल रहा है, उसको ये नहीं पता कि वो दिया है। ठीक है, जब उसको पहली बार देखेगा तो उसकी उत्सुकता बढ़ेगी। ठीक है, वो उसको जानने के लिए आगे बढ़ेगा। ठीक है, जब वो उसकी लौ को पकड़ने की कोशिश करेगा, ठीक है, तो उसका हाथ जल जाएगा, तब उसको दुख होगा, दर्द होगा। ठीक है, तो तब उसको अनुभव हो जाएगा कि हाँ अगर ऐसे कुछ भी जलती हुई चीज़ को पकड़ लेंगे तो क्या होगी? दर्द देगी। ठीक है, उससे दुख ही पहुंचेगा। तो जब उसके सामने आप दोबारा ऐसा दिया जला करके रख दोगे तो वह दोबारा उसको हाथ नहीं लगाएगा, क्योंकि वह सीख चुका है। ठीक है, जो उसको सीखना है वह सीख चुका है कि हाँ अगर ऐसे ही हमने इसको हाथ लगा दिया तो हमारा हाथ जल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही बच्चों का मानसिक विकास बहुत तेजी से होता है, जन्म से लेकर के 3 वर्ष की अवस्था तक। ठीक है दोस्तों,
शैशवावस्था में अनुकरण एवं दोहराने की तीव्र प्रवृत्ति बच्चे में पाई जाती है। अनुकरण, अनुकरण मतलब जो आप उसके सामने करोगे ऐसी ही क्रिया वो भी करेगा, जो आप उसके सामने बोलोगे बच्चा भी ऐसे ही बोलेगा। ठीक है, ये सारी अवस्थाएं कौन सी होती है? शैशवावस्था में। ठीक है, ये सारी क्रियाएं कब करता है बच्चा? शैशवावस्था में करता है, जब तब वह आपके हर एक बात का अनुकरण करता है। जैसे आप उसके सामने बोलोगे, जैसा आप उसको सिखाओगे ऐसा ही सीखेगा। जो उसके सामने कोई बोलता हुआ दिख जाएगा वह भी वही उसी बात को बोलने लगेगा। और दोहराने की तीव्र प्रवृत्ति होती है, बात को बार बार दोहराना। ठीक है, छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं, अगर आप उनके सामने कोई शब्द बोल दोगे तो उसको सीख जाएंगे, उसको ही बोलते रहेंगे, बार बार उसको दोहराते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, अब देख लीजिए नंबर 3 है। अब दूसरा नंबर हमने बताया, नंबर 3 देखिए, इसी काल में बच्चों का सामाजिकरण भी प्रारंभ हो जाता है। शैशवावस्था में ही बच्चों का सामाजिकरण प्रारंभ हो जाता है, समाज के साथ में वो जुड़ने लगते हैं। किस अवस्था में? शैशवावस्था में। अब इससे भी एक क्वेश्चन यहाँ बन रहा है कि बच्चों का सामाजिकरण किस काल में होना प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार मैंने इसको एग्जाम में देखा है कि बच्चों का जो बच्चे होते हैं, बालक का सामाजिकरण किस काल में प्रारंभ हो जाता है। तो आपको एकदम से बताना है कि भाई वह अवस्था तो शैशवावस्था है। शैशवावस्था में ही बच्चे का सामाजिकरण प्रारंभ हो जाता है, समाज के साथ में वह जुड़ने लगता है। ठीक है, देख लीजिए नंबर 4, इस काल में जिज्ञासा की तीव्र प्रवृत्ति बच्चों में पाई जाती है। जिज्ञासा मतलब हर चीज को जानने की ना उत्सुकता होती है उनके मन में। ठीक है, जब वह तीन वर्ष के हो जाते हैं, 2 वर्ष के हो जाते हैं, जब वह बोलने लगते हैं तो हर चीज जो भी उनके सामने आती है उसको ही पूछने लगते हैं कि यह क्या है, यह क्या है, यह क्या है। जैसे छोटे बच्चों को आप बाहर लेकर के जाओगे तो गाड़ी देखोगे कि ये क्या है, जब आप उसको बता दें कि यह गाड़ी है तो उसको पता लग जाएगा गाड़ी है। जब वो जो भी कुछ नई चीज देखेगा उसको एकदम से तुरंत, ठीक है, एकदम से पूछेगा कि यह क्या है, क्योंकि उसको उसके अंदर जिज्ञासा होती है जानने की कि यह क्या है। ठीक है, ऐसा बच्चों में ही नहीं, अगर आप भी कुछ नई चीज देखोगे तो आपके मन में भी उत्सुकता होगी भाई जानने की कि भाई यह चीज है क्या। ठीक है, नहीं तो तब तक जब तक आपको पता नहीं चलेगा आपके मन में उसके लिए बहुत सारे प्रश्न उठते रहेंगे, पता नहीं क्या चीज़ होगी, कैसे होगी। ऐसे ही बच्चे भी है, वो है हर उस चीज़ को पूछते रहते हैं जिसके बारे में वह नहीं जानते। ठीक है, तो उनके मन में जानने की बहुत ज़्यादा जिज्ञासा होती रहे। ठीक है, अब देख लीजिए नेक्स्ट, मनोवैज्ञानिकों की दृष्टि से यह काल भाषा सीखने की सर्वोत्तम अवस्था है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। ठीक है, मनोवैज्ञानिकों ने क्या कहा है कि ये जो शैशवावस्था होती है आपकी, यह अवस्था भाषा सीखने का सर्वोत्तम काल होती है। ठीक है, आप इसमें जैसी भाषा बच्चे को सिखाओगे ऐसी ही बच्चा तुरंत सीख जाएगा। ठीक है, अगर आप उसके साथ में जैसा व्यवहार वह आपको करता हुआ देखेगा तो आपके व्यवहार को ही वह अनुकरण करके सीखने लगेगा। अब देख लीजिए, आप एक चीज़ को हमेशा देख लीजिए, अगर आप बच्चे के साथ में अपने शब्दों में भाषाओं का परिवर्तन करते हैं, जैसे हिंदी और अंग्रेजी मिक्स करके उसके सामने बोलते हैं तो बच्चा भी ऐसे ही बोलने लगता है। ठीक है, आजकल के छोटे छोटे बच्चे आपने देखा होगा मोबाइल में वीडियोज़ देखते हैं, तो उसमें जो वे देखते हैं अपनी तरह के बच्चों की बहुत सारी बनी हुई वीडियो देखते हैं, पोएम्स देखते हैं। ठीक है, बहुत अच्छी अच्छी है, इंग्लिश की पोएम है, हिंदी की पोएम, तो उनको सबको सीख लेते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, इसलिए कहा जाता है कि मनोवैज्ञानिकों की दृष्टि से यह काल भाषा सीखने का सर्वोत्तम अवस्था होती है। ठीक है, सर्वोत्तम काल होता है कौन सा? शैशवावस्था। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अच्छा देखिए, इन सभी पॉइंटों से ना आपके सामने प्रश्न बनकर तैयार हो रहे हैं ऐसे ही, और सीटेट में भी ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, उनमें कहीं वो बाहर से नहीं लाते हैं, में यही क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, देख लीजिए नेक्स्ट, यह काल शिक्षा की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। ये जो काल होता है आपका शैशवावस्था, शिक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। क्यों भाई? सबको पता है, ऊपर बता तो दिया है कि भाषा सीखने की सर्वोत्तम अवस्था है। ठीक है, जब आप भाषा सीखोगे तो उसके साथ ही शिक्षा भी आपको प्राप्त होगी। बिना भाषा के अक्षर ज्ञान के आप शिक्षा नहीं प्राप्त कर सकते। ठीक है, तो क्या है कि यह काल शिक्षा की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। हाँ बिल्कुल सही है, शैशवावस्था में ही बच्चे को शिक्षा की ओर अग्रसर कर दिया जाता है। उसका मन फिर शिक्षा के लिए लग जाता है, शिक्षा में उसका मन लग जाता है, जिससे वह पढ़ाई की ओर अग्रसर होने लगता है, शिक्षा की ओर अग्रसर होने लगता है। ठीक है, तो यह काल बच्चे के लिए शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण काल माना जाता है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो हमने आपको ये जो पॉइंट बताए हैं उनको बहुत ध्यान से देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, हो सके तो उनको लिख लीजिएगा। ठीक है, खुद के नोट्स बनाया कीजिए दोस्तों, हाथ से बने हुए नोट्स सबसे बेस्ट होते हैं, सबसे बेहतरीन होते हैं। उसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है दोस्तों। पहला बेनिफिट है उसका कि आपके 2 बार याद हो जाता है। ठीक है, आधे से ज़्यादा तो आपके लिखते लिखते ही याद हो जाता है, फिर आपको सिर्फ उसको रिवीजन करना होता है और सारा याद हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए हाथ के नोट्स बनाने चाहिए, खुद के नोट्स बनाने चाहिए। आत्मविश्वास हर एक मनुष्य में होना चाहिए। ठीक है, तो जितने भी मेरे साथी सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, टीचर बनने का सपना देख रहे हैं, उनका सपना जरूर सच होगा। हम आशा करते हैं कि आपका यह सपना बहुत जल्दी पूरा होने वाला है। हाँ, इसी के लिए हम भी आपके साथ में बहुत मेहनत कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसको आप बहुत ध्यान से पढ़ते साथियों। आता है नंबर 2। देखिए, नंबर 1 में हमने आपको बता दिया कि शैशवावस्था के दौरान अधिगम के साथ कैसा संबंध रहता है। अब बताते हैं बाल्यावस्था एवं इसके दौरान अधिगम। ठीक है, जब
बस जब बच्चा बाल्यावस्था में होता है, बालक बन जाता है, तो तब उसके द्वारा वह कैसे अधिगम को करता है। ठीक है, देखिए 6 वर्ष से 12 वर्ष तक की अवस्था को बाल्यावस्था कहा जाता है। कब तक की? 6 वर्ष से 12 वर्ष तक की। ठीक है, जो 6 वर्ष से शुरू हो जाती है और 12 वर्ष तक जो बच्चा होता है बाल्यावस्था में होता है। ठीक है, अब देख लीजिए, इसके बाद देखिए बाल्यावस्था के प्रथम चरण 6 से 9 वर्ष में, मतलब जो बाल्यावस्था का जो 6 से 12 वर्ष की अवधि है, इसका प्रथम चरण 6 से 9 वर्ष रखा गया है, दूसरा 9 से 12 वर्ष रखा गया है। तो जो प्रथम चरण होता है ना बाल्यावस्था का, उसमें बालकों की लंबाई एवं भार दोनों बढ़ते हैं। क्या? लंबाई और भार। ठीक है, जब 6 से 9 साल का बच्चा होता है उसमें उसकी हाइट भी बढ़ती है और वेट भी बढ़ता है। ठीक है, अच्छी तरह से, सबसे तेज गति से बाल्यावस्था के प्रथम चरण में। ठीक है, देख लीजिए नेक्स्ट देखिए, इस काल में बच्चों में चिंतन एवं तर्क शक्तियों का विकास होता है। ठीक है, इस काल में ही बच्चा जो होता है सोचने और समझने लगता है। ठीक है, किसी भी चीज को लेकर के वह चिंतन करने लगता है कि यह चीज क्या है, क्यों है, कहाँ से आई है, बहुत सारी चीजों को लेकर के वह चिंतन करने लगता है। तो उससे क्या होता है, बच्चे में तर्क शक्ति का विकास हो जाता है। ठीक है, तर्क लगाने का विकास हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, इस काल के बाद से बच्चे पढ़ाई में रुचि लेने लगते हैं। इस काल के बाद से, इस काल में नहीं, ध्यान रखिएगा, बाल्यावस्था में नहीं, बाल्यावस्था पूरी होने के बाद 12 वर्ष पूरे होने के बाद बच्चे जो है वो पढ़ाई में रुचि लेने लगते हैं। क्यों? क्योंकि जब उनको अच्छा वातावरण मिलेगा, अच्छे शिक्षक मिलेंगे जो उसको प्रोत्साहन देंगे, जब भी वह कोई काम करेगा स्कूल में, विद्यालय के अंतर्गत, तो उसको जब वो शिक्षकों द्वारा प्रोत्साहन मिलेगा तो उसको बहुत अच्छा लगेगा, जिसके द्वारा वह और रुचि लेकर के उस काम को करेगा, तो वह अपने अध्ययन में और भी ज़्यादा रुचि लेने लगता है। इसलिए कहा गया है कि इस काल के बाद से बच्चे पढ़ाई में रुचि लेने लगते हैं बहुत अच्छी तरह से। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, शैशवावस्था में बच्चे जहाँ बहुत तीव्र गति से सीखते हैं, मतलब जहाँ पर वो बहुत तेज गति से सीखते हैं, वहीं बाल्यावस्था में सीखने की गति बंद हो जाती है। क्या कहा है कि जब शैशवावस्था में बच्चे होते हैं ना, वो बहुत तेज गति से सीखते हैं किसी भी चीज़ को करके। ठीक है, देख के, करके, सुन करके, अनुकरण कर करके वो बहुत तेजी से सीख जाते हैं। लेकिन जब उसकी शैशवावस्था खत्म हो जाती है, बाल्यावस्था में पहुंच जाता है, तो जो उसकी सीखने की गति होती है एक, वो मंद हो जाती है, धीरे धीरे सीखने लगता है। ठीक है, रुक सी जाती है, मतलब कम कम, हल्का हल्का सीखने लगता है। ठीक है, देखिए, किंतु उनके सीखने का क्षेत्र शैशवावस्था की तुलना में विस्तृत हो जाता है। क्या कहा है कि उनकी जो सीखने का क्षेत्र होता है ना, वह शैशवावस्था की तुलना में विस्तृत हो जाता है। शैशवावस्था में बच्चे का जो सीखने का क्षेत्र होता है बहुत कम होता है, क्योंकि वह परिवार के, घर के अंदर ही रहता है, बस वहीं से ही वह देख करके जो भी सीखता है, समझता है, उसी चीज़ों को वह अपने जीवन में अपनाता है। लेकिन जब बच्चा शैशवावस्था के बाद बाल्यावस्था में जाता है, घर से बाहर कदम रखता है, विद्यालय में जाता है, ठीक है, समाज के साथ में जुड़ने लगता है, तो उसका जो सीखने का क्षेत्र है वह बहुत बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए कहा गया है कि जो शैशवावस्था की अपेक्षा ना बाल्यावस्था में सीखने का क्षेत्र बच्चे का बहुत अधिक होता है, बड़ा होता है। ठीक है, विस्तृत होता है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। नंबर नेक्स्ट देखिए, मनोवैज्ञानिकों की दृष्टि से इस अवस्था में बच्चों की शिक्षा के लिए विभिन्न विधियों का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, जो मनोवैज्ञानिक हुए हैं, जिन्होंने बच्चों पर बहुत सारे अध्ययन किए हैं, उनको पढ़ने को लेकर के, उनके समझने को लेकर के, ठीक है, सीखने को लेकर के, तो उन्होंने क्या कहा है कि बच्चों की शिक्षा के लिए ना बहुत सारी विधियों का प्रयोग करना चाहिए। अब आप सोच रहे हो कि विधियाँ क्या होती है, तो उसके बारे में भी हम आपको बहुत जल्दी पढ़ाने वाले हैं कि विधियाँ कौन कौन सी होती है, कितनी होती है। ठीक है, तो क्या करना चाहिए, बच्चों को अलग अलग विधियों के द्वारा पढ़ाना चाहिए। ठीक है, बहुत सारी विधि, जैसे अनुकरण विधि है, ठीक है, ऐसी ही है और भी। तो ये क्या था दोस्तों, बाल्यावस्था एवं उसके दौरान अधिगम था, कि बच्चा जब बाल्यावस्था में होता है तो उसका अधिगम कैसे कैसे बढ़ता जाता है। ठीक है, उसके बारे में। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, अब कौन सा रह गया, नंबर 3 रह गया है, अब देखते हैं उसके बारे में। इसी के साथ ही दोस्तों बढ़ाते हैं अपनी वीडियो को आगे की तरफ। देखिए, हमने अब बोला था नंबर 3 किशोरावस्था। ठीक है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, उसके बाद आती है किशोरावस्था। तो क्या देखेंगे हम कि किशोरावस्था एवं उसके दौरान अधिगम। ठीक है, जब बच्चा किशोर हो जाता है तो उसके साथ कैसा कैसे अधिगम है करता जाता है। ठीक है, देखिए इसमें नंबर 1 देखिए, 12 वर्ष से 18 वर्ष तक की अवस्था किशोरावस्था कहा जाता है। किस अवस्था को किशोरावस्था कहा जाता है? 12 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष तक की अवस्था को ही किशोरावस्था कहा जाता है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। नंबर 2 देख लीजिए, यह एक समय होता है, कैसा समय होता है, जिसमें व्यक्ति बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर उन्मुख होता है, मतलब बढ़ता है। ठीक है, वो बाल्यावस्था से परिपक्वता मतलब मैच्योरिटी की तरफ बढ़ता जाता है। ठीक है, जब उसमें अच्छी समझ आने लगती है, हर चीज़ को समझने की शक्ति उसमें आने लगती है, ऐसी परिपक्वता की ओर बढ़ने लगता है, उन्मुख हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, इस अवस्था में किशोरों की लंबाई एवं भार
दोनों में वृद्धि होती है। जो ये अवस्था होती है किशोरावस्था, इसमें ना किशोरों की लंबाई एवं भार दोनों में वृद्धि होती है। उनकी लंबाई भी बढ़ती है, उनका भार भी बढ़ता है। ठीक है, साथ ही मांसपेशियों में भी वृद्धि होती है। जो शरीर की मांसपेशियां होती है किशोरावस्था में पूरी तरह से बढ़ने लगती है। ठीक है, चाहे किशोर है चाहे किशोरी है, दोनों की ही। ठीक है। वो नंबर 4, 12 से 14 वर्ष की आयु के बीच लड़कों की अपेक्षा लड़कियों की लंबाई एवं मांसपेशियां, क्या 12 से 14 वर्ष की आयु के बीच, ध्यान रखिएगा दोस्तों, 12 से 14 वर्ष की आयु के बीच लड़कों की अपेक्षा लड़कियों की लंबाई एवं मांसपेशियों में वृद्धि तेजी से होती है। जब 12 से 14 वर्ष की उम्र होती है तो लड़कों की अपेक्षा लड़कियों की लंबाई बहुत तेजी से बढ़ती है। लड़के वहीं रह जाते हैं, लड़कियों की हाइट बहुत ज़्यादा से बढ़ जाती है। आप अपने घर में भी देखिएगा, जो आपके साथ साथ के भाई बहन होंगे, चाहे उनमें 2 साल का अंतर ही क्यों ना, अगर छोटी बहन है ना तो वह अपने से 2 साल बड़े भाई से भी ज़्यादा लंबी हो जाएगी 12 से 14 वर्ष की आयु के बीच। ठीक है, तो सभी रिश्तेदार वगैरह जो भी देखते हैं ऐसे कहते हैं कि भाई लड़की तो शायद लड़के से बड़ी दिख रही है, कि ये तो बड़ी है इससे, क्यों, हाइट में बड़ी दिखती है। ठीक है, मांसपेशियां उसकी अधिक बढ़ जाती हैं उससे। लेकिन एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा, 14 से 18 वर्ष की आयु के बीच लड़कियों की अपेक्षा लड़कों की लंबाई एवं मांसपेशियां तेजी से बढ़ती हैं। ठीक है, चलो 12 से 14 वर्ष में तो लड़कियों की बढ़ गई हाइट और भार, ठीक है, उसकी लंबाई बढ़ गई और मांसपेशियां बढ़ गई। ठीक है, लेकिन उसके बाद जो लड़का होता है उसकी लंबाई 14 से 18 वर्ष की आयु के बीच लड़कियों की अपेक्षा से बहुत तेजी से बढ़ती है। ठीक है, उसके बाद लड़कियां स्थिर हो जाती हैं 12 से 14 वर्ष में, फिर स्थिर हो जाती है, उनकी लंबाई रुक जाती है, इतनी तेजी से नहीं बढ़ती है। लेकिन जब 14 से 18 वर्ष की आयु चलती है लड़की की, तो लड़कियों की अपेक्षा बहुत तेजी से उनकी हाइट बढ़ने लगती है और उनकी मांसपेशियां भी बढ़ने लगती हैं, मसल्स उनके मजबूत होने लगती है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, इस काल में प्रजनन अंग विकसित होने लगते हैं। क्या कहा है, इस काल में ही प्रजनन अंग, किस काल में, किशोरावस्था में। प्रजनन अंग किन्हें कहते हैं दोस्तों, जिनसे प्रजनन क्रिया की जाती है। ठीक है, गुप्तांग, ठीक है, शरीर के गुप्तांग वे क्या है, विकसित होने लगते हैं, मतलब बढ़ने लगते हैं। उनकी काम की मूल प्रवृत्ति जागृत हो जाती है। ठीक है, जो प्रजनन अंगों की जो काम की प्रवृत्ति होती है वह विकसित हो जाती है, जागृत हो जाती है। ठीक है, फिर जो किशोर किशोरियाँ होती है काम की तरफ, ठीक है, एक तरह से बोलते हैं सेक्स की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए नेक्स्ट, इस अवस्था में किशोर किशोरियों की वृद्धि का पूर्ण विकास हो जाता है। जो किशोर और किशोरियाँ होती हैं इस अवस्था में ही, किशोर अवस्था में उनका पूरा विकास हो जाता है। ठीक है, उनके ध्यान करने की क्षमता एवं स्मरण शक्ति बढ़ जाती है। क्या है, उनकी जो इस अवस्था में किशोर और किशोरियाँ होते हैं ना, उनमें अट्रैक्शन बढ़ जाता है। ठीक है, जो लड़के होते हैं उनमें भी मूछ दाढ़ी का विकास हो जाता है, मूछ दाढ़ी उनके आने लगती है। ठीक है, लड़के होते हैं उनके भी शरीर में वृद्धि होने लगती है। ठीक है, उभार आने लगता है, तो अट्रैक्टिव लगती हैं। ठीक है, अपनी तरफ आकर्षित करने लगते हैं दोनों ही। ठीक है दोस्तों, और इसके साथ साथ ही उनकी स्मरण शक्ति भी बहुत अच्छी हो जाती है, स्मरण शक्ति बढ़ जाती है, याद रखने की शक्ति उनकी बढ़ जाती है। ठीक है दोस्तों, एवं उनमें अस्थायित्व आने लगता है। और उनमें अस्थायित्व किसे कहते हैं, ठहराव, क्या होने लगता है उनमें, ठहराव आने लगता है। किसी भी चीज़ को लेकर के उनमें ठहराव आने लगता है दोस्तों। जैसे अगर आप बचपन में विद्यालय स्कूल में पढ़ते हैं, वहाँ पर आप बहुत सारे दोस्त बनाते हैं, लेकिन वह दोस्ती ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चलती। जब तक आप उनके साथ विद्यालय परिसर में रहते हैं तब तक ही उनकी दोस्ती होती है। लेकिन जब आप किशोरावस्था में आते हैं, विद्यालय पार करके जाते हैं, कॉलेज वगैरह में पहुँचते हैं, तो आप जिसके भी साथ दोस्ती करते हैं उसमें ठहराव आ जाता है। ठीक है, फिर आप उसको ही पक्की दोस्ती समझने लगते हैं, रिश्ता पक्का बना देते हैं। ठीक है, ऐसे ही हर चीज़ में ना ठहराव लाने लगते हैं बच्चे, चाहे वह कुछ भी है, कोई भी काम करते हैं तो उसमें है बिल्कुल अपना पक्का कर देते हैं कि हाँ यह काम करना है तो यह काम करना है। जैसे अगर उन्होंने किसी से दोस्ती तोड़ दी तो समझो तोड़ दी, दोबारा उसके साथ दोस्ती मुश्किल बनाएंगे, और जिसके साथ दोस्ती कर ली तो उसके साथ दोस्ती निभाएंगे। ठीक है, चाहे किसी भी हालत में उस दोस्ती को निभा रहे हो। ठीक है दोस्तों, तो उनमें ठहराव आने लगता है, किस अवस्था में, किशोरावस्था में। इसके साथ ही दोस्तों अपनी वीडियो को हम यहीं पर विराम देते हैं। बहुत जल्दी आपके सामने इसका दूसरा भाग लेकर के आएंगे, जिसमें आपको बहुत अच्छे से हमने पढ़ाया हुआ होगा। ठीक है, अब दूसरी वीडियो में हम इस पूरे टॉपिक को क्लियर कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो ख़त्म करने से पहले, वीडियो को बंद करने से पहले मैं आपसे निवेदन करता हूं कि अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास में, हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें दोस्त, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक समय समय पर पहुँचती रहे। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।